मानता हूँ कि सिर्फ माँ ही आपको बता सकती है कि बच्चा बीमार है। कम्स टू सर्जरी, जब सर्जरी की बात आती है तो पहला रिस्पॉन्स हमारा ये होता है कि हमें इंतज़ार करके देखते हैं, शायद ठीक हो जाएगा। एक डिजीज़ जो है वो एक जगह स्टेबल नहीं रहती है। अगर एक डायग्नोसिस बन जाए कि किसी का अगर हार्ट फंक्शन 25% हो गया है नॉर्मल 60 से, तो उसमें रिकवरी की उम्मीद हो सकता है 5-7% हो, बट नॉर्मल कभी नहीं होगा। आएंगे जो जिम शुरू कर रहे हैं, क्या मैसेज होगा आप? वर्कआउट में एक प्रॉपर ट्रेनिंग रेजिमेन होता है जिसमें हम कार्डियक एक्सरसाइजेस भी सजेस्ट करते हैं और थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है। जहाँ की बॉडी बिल्डिंग कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जहाँ सिर्फ हम लोग मसल बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर हेल्थ। ग्रेजुअली बिल्डिंग अप, या दिस इज मोर इम्पोर्टेंट सर। एथलीट्स हैं, उनकी जो रेस्टिंग हार्ट रेट भी होती है वो लगभग 50-60 के आसपास होती है। बिल्डअप का प्रोसेस नहीं करेगा तो उसकी जो रेस्टिंग हार्ट रेट हम लोगों की 80-90 के आसपास होती है, 80-90 के आसपास, वो हो सकता है 160, 170, 180 तक पहुंच जाए। सर्जरी हुई है तो कोई भी कार्डियक सर्जरी का मरीज प्रेग्नेंट हो सकता है। तो हाउ गुड इज द पेन मैनेजमेंट इन केस ऑफ कार्डियक सर्जरी? पेन मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक जो बाईपास का ऑपरेशन है, कुछ सेंटर्स में बिना मरीज को बेहोश किए भी किया जा चुका है। इस AQI में मैराथन दौड़ना कितना जरूरी है हमारे लिए? नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है। पर्टिकुलरली इन दिनों के मौसम में जब विंटर्स आ रहे हैं तो जो पोल्यूशन है वो यूजुअली लोअर लेयर्स में ही रहता है और वो ज़्यादा हार्मफुल रहता है। हैप्पी मेमोरी। दिसंबर के महीने में हमने एक 6 महीने की बच्ची का सर्जरी की थी, जिसमें ट्रंकस आर्टेरियोसिस करके बीमारी होती है। 3 से 4 बार उसकी दिल की धड़कन भी रुकी, रिवाइव किया। जी, एक वॉरियर निकली, एक फाइटर निकली और 54 दिन बाद वो घर वापस लौटी। ये अच्छी मेमोरी मेरे दिमाग में बनी पड़ी। Okay, mind me. This got me into tears. इसी मोमेंट पे कभी मैं खुद डिसहार्टेंड हो जाता हूँ किसी सर्जरी को लेके या किसी पेशेंट को लेके, जब वो पेशेंट कभी इम्प्रूव ना कर रहा हो, तो यही ख्याल आता है कि वो घर जा सकती है तो ये भी जा सकती है। डॉक्टर अनुपम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सो डॉक्टर अनुपम सर्वोदय हॉस्पिटल में कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन हैं एंड ये पीडियाट्रिक, दैट मीन्स लाइक बच्चे और बड़ों दोनों की सर्जरी करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, अगर बात करें लाइक मोस्टली हमारे रूरल एरियाज़ में ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा हॉस्पिटल इतने वेल इक्विप्ड नहीं है लाइक छोटे पेशेंट्स को देखने के लिए। लाइक गांव में डिलीवरी के बाद सीधे बच्चे को लेकर माँ घर जाती है, तो ऐसे केसेस में सर माँ, एक नई माँ, कौन से वैसे साइंस है जिसको देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चे को हार्ट की कोई परेशानी या समस्या हो सकती है? नहीं, हाँ, ऐसे मामलों में मैं मानता हूँ कि सिर्फ माँ ही आपको बता सकती है कि बच्चा बीमार है। बच्चे को तेज़ सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, बार बार निमोनिया या सांस जल्दी छाती चलने की दिक्कतें हो सकती हैं। फिर बच्चा जब रोए तब नीले पड़ने की शिकायत माँ नोटिस कर सकती है। दूध पिलाते हुए बच्चा रुक के दूध पी रहा हो, दूध पीने के बावजूद भी उसका सही तरीके से वज़न ना बढ़ रहा हो और माथे पे पसीना आ रहा हो, ये सारे अंदेशे होते हैं कि बच्चे को कोई दिल की बीमारी है। तो ये सारी चीज़ें एक माँ ही बता सकती हैं और अगर कोई भी माँ इन चीज़ों को देखती है तो मेरी सलाह यही रहेगी वो जितनी जल्दी हो सके किसी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन से बात करें। सर, टाइमिंग कहते हैं कार्डियक सर्जरी में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट व्हेन इट कम्स टू सर्जरी, जब सर्जरी की बात आती है तो पहला रिस्पॉन्स हमारा ये होता है कि हमें इंतज़ार करके देखते हैं, शायद ठीक हो जाएगा, विच इज़ आई थिंक बुखार के केस में सही होता है कि शायद ठीक हो जाए, बट कार्डियक सर्जरी में क्यों ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है? देखो, ये इसके लिए हम लोगों को ये समझना है कि एक कार्डियक डिजीज़ जो है वो एक जगह स्टेबल नहीं रहती है। अगर एक डायग्नोसिस बन जाए, किसी के दिल में छेद है या किसी के वैल में दिक्कत है, तो वो डिज़ीज़ धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। भले ही हम दवाइयों से उनके जो लक्षण हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो डिज़ीज़ एक जगह नहीं रुकती है और धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। जब वो प्रोग्रेस करती है तो दिल के जो साइज़ पे है उस पर फ़र्क पड़ता है, उनके फेफड़ों पे फ़र्क पड़ता है और जितना लेट हम इस चीज़ के लिए दवाई लेते हैं या सर्जरी कराते हैं, उतनी ही स्लो रिकवरी इस प्रोसेस में होती है।
हो सकता है कुछ पेशेंट्स में ऐसे स्टेजेस भी पहुंच जाते हैं जहां हम लोग ऑपरेशन सिर्फ इस वजह से करते हैं कि पेशेंट को दिक्कतें कम हो। जो हार्ट में चेंजेस आ चुके हैं, जो लंग्स में चेंजेस आ चुके हैं, उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते और ना ही उम्मीद करते हैं। उन सारे पेशेंट्स में हम लोग पहले से ही ये मेक श्योर करके चलते हैं कि उनको ये चीज़ समझ में आ जाए कि किसी का अगर हार्ट फंक्शन 25% हो गया है नॉर्मल 60 से, तो उसमें रिकवरी की उम्मीद हो सकता है 5-7% हो, बट नॉर्मल कभी नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी पता लग जाए और जितनी जल्दी आपको अगर डॉक्टर ने सलाह दी है कि सर्जरी करा लें तो उतनी जल्दी करवा लें। सर अभी जो जिम का नया कल्चर है, लाइक एवरीबडी इज बिल्डिंग अ बॉडी, विच इज़ अ गुड थिंग, लाइक बट ऑब्सेशन एंड एक्चुअल ट्रेनिंग, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। सो समबडी हु इज़ लाइक, आप एक मैसेज जो यंगस्टर्स को देना चाहेंगे जो जिम शुरू कर रहे हैं, क्या मैसेज होगा आपका? व्हेन टू पुश एंड व्हेन टू नॉट पुश? तो ऐसे सिनेरियोस में आई वुड एडवाइस कि 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो आप करते हो बॉडी बिल्डिंग और दूसरा होता है एक हेल्दी वर्कआउट। हार्ट हेल्थ के लिए हेल्दी वर्कआउट ज़रूरी है, और बॉडी बिल्डिंग अगर आपको मसल्स बनानी है, कुछ हैं, तो वो है। हेल्दी वर्कआउट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन बॉडी बिल्डिंग से, क्योंकि हेल्दी वर्कआउट में एक प्रॉपर ट्रेनिंग रेजिमेंट होता है जिसमें हम कार्डियक एक्सरसाइजेस भी सजेस्ट करते हैं और थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है। जहाँ की बॉडी बिल्डिंग कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जहाँ सिर्फ हम लोग मसल बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर हेल्थ। जो आमदिन हम लोग कई बार सुनते हैं कि जिम करते हुए सडन डेथ हो गई किसी यंग बंदे की, वो मोस्टली उन बॉडी बिल्डिंग सेशंस में ही होती है। कार्डियक हेल्थ के लिए जो मैं हेल्दी वर्कआउट की बात कर रहा हूँ, वो प्रॉपर्ली सुपरवाइज्ड हो, कोई फिजिकल ट्रेनर आपके साथ हो और वो ग्रेजुअली बिल्डअप करें। ग्रेजुअली बिल्डिंग अप, या दिस इज मोर इम्पोर्टेंट सर, व्हाट वी सी नाउअडेज, लाइक जिम में जाते हो, हाँ, पहले दिन 10 kg उठाया और दूसरे दिन आप 50 पे जा रहे हो। पीपल डोंट हैव पेशेंस कि 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40 और फिर 50। बिल्कुल। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर सर, ग्रेजुअली बिल्डिंग अप। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जो हमारे एथलीट्स हैं, उनकी जो रेस्टिंग हार्ट रेट भी होती है वो लगभग 50-60 के आसपास होती है। तो वो लोग इतने ट्रेंड हो चुके होते हैं कि वो 40, 50 से 60 के हार्ट रेट पे भी बिल्कुल फाइन होते हैं। आज हम लोग जब कोई भी नया बंदा या कोई शुरू करने जाएगा, वो स्टार्टिंग में अगर ये ग्रेजुअल बिल्डअप का प्रोसेस नहीं करेगा, तो उसकी जो रेस्टिंग हार्ट रेट हम लोगों की 80-90 के आसपास होती है, 80-90 के आसपास, वो हो सकता है 160, 170, 180 तक पहुंच जाए। एंड दैट इज़ एक्चुअली डेट्रीमेंटेबल टू द कार्डियक हेल्थ। उस वक्त हार्ट पे दबाव पड़ता है। इसलिए ये धीरे धीरे करने का प्रोसेस और एक प्रॉपर रेजिमेंट फॉलो करने का प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन जस्ट बॉडी बिल्डिंग पे क्विक फोकस प्रोग्रेस या क्विक रिजल्ट्स। बिल्कुल। ओके सर, एक मिथ है कि अगर आपकी कार्डियक सर्जरी हुई है तो आप कंसीव नहीं कर सकते, बेसिकली प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। सो आज के मॉडर्न मेडिसिन के वर्ल्ड में ये कितना सच है? मेरे हिसाब से बिल्कुल सच नहीं है। आजकल हमारे पास बहुत तकनीकें आ चुकी हैं, बहुत मेडिसिन्स आ चुकी हैं और ऑब्वियसली हमारे स्पेशलिस्ट बहुत बढ़ गए हैं, जिनके थ्रू अगर एक सुपरवाइज प्रेगनेंसी की जा सके तो कोई भी कार्डियक सर्जरी का मरीज़ प्रेग्नेंट हो सकता है। 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की हैं। एक तो जो प्रेगनेंसी हो वो प्रॉपर्ली प्लान्ड हो, ताकि कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन और हमारी जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, वो तीनों की एक कंबाइंड एफर्ट रहें और पहले से ही जो मदर हैं वो सुपरवाइज तरीके से डिलीवरी कर सकें। ये पूरे के पूरे 9 महीने सुपरवाइज्ड होने चाहिए। कुछ मदर्स को जिनको वैल्व रिप्लेसमेंट्स की सर्जरी हो चुकी होती है, वो हमारे खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही होती हैं, ब्लड थिनर्स जिनको हम कहते हैं। तो ये ब्लड थिनर्स या कुछ बीपी की या हार्ट रेट कंट्रोल करने की दवाइयाँ बच्चे की जो अंग डेवलप होते हैं उनको अफसर कर सकती हैं, पर्टिकुलरली पहले 3 महीनों में। तो अगर ये प्रेगनेंसीज पहले से ही प्लान्ड होंगी तो इन दवाइयों की डोजेस को मॉडिफाई की जा सकती हैं। इन दवाइयों को मेडिकल रेजिमेंट से हटा के उनकी जगह सेफ़र दवाइयाँ ऐड की जा सकती हैं जो बच्चे को इफ़ेक्ट ना करे। और साथ ही जब डिलीवरी होती है, जब मदर 6 to 9 मंथ्स के बीच में पीरियड में पहुंचती हैं, तो इन पेशेंट्स में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की गुंजाइश रहती है। तो ऐसे केसेस में अगर कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट पहले से ही इन्वॉल्व रहेंगे तो उन कॉम्प्लिकेशंस अगर होते भी हैं तो अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट पकड़े भी जा सकते हैं और ट्रीट भी किया जा सकता है, और माँ और बच्चे की दोनों जिंदगी बिल्कुल बचाई जा सकती है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से बचाई जा सकती है। ओके सर। सर
अभी जो नई तकनीक आई है लाइक जिसमें काफ़ी छोटे से छेद के द्वारा आप लोग ऑपरेट करते हैं MICS, और एक ओपन हार्ट सर्जरी है जिसमें पूरा पूरा हार्ट खोला जाता है, पूरी छाती खोली जाती है। सो सर, MICS के क्या फ़ायदे आप बताओगे? अगर एक पेशेंट आपके पास आता है तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि लाइक पेशेंट को MICS कराना चाहिए या ओपन हार्ट कराना चाहिए, और अगर MICS कराना चाहिए तो इसके क्या फ़ायदे हैं? नेहा, इस क्वेश्चन के दो पहलू हैं। पहले तो एक जो आम जनता में एक गलतफहमी है कि MICS से ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होती। हार्ट का ऑपरेशन सेम ही रहता है। अगर किसी का सुराग बंद करना है दिल में या किसी का वैल्व चेंज करना है, प्रोसेस सेम ही रहता है। सिर्फ बाहर से जो हम लोग इंसिजन लगाते हैं, चेस्ट बोन ओपन करते हैं, वो चीज़ नहीं होती। बेसिकली जो बीच में ओपन बिल्कुल, करते हैं उसकी बिल्कुल। जगह हम साइड में ओपन साइड करते से हैं। हम छोटे चीरे से ऑपरेशन करते और हैं। सर कितना छोटा होता है, अगर आप लाइक अगर सेंटीमीटर्स में आप स्कार बता पाएं तो कितना होगा सर? तो आजकल की तकनीकें जो हमारी एंडोस्कोपिक सर्जरीज आ गई हैं, उसमें तो 2 से 3 सेंटीमीटर तक में भी हम Okay. लोग दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं। वरना लगभग जो छोटे इंसिजन्स लगते हैं वो मैक्सिमम 5 टू 7 सेंटीमीटर के इंसिजन्स रहते हैं। तो उनसे एक चीज़ तो कॉस्मेटिकली बेटर स्कार प्रोड्यूस होता है। दूसरा, जो सही मामलों में मैं उसका बेनिफिट बताऊं तो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी जल्दी हो जाती है। भाई, दर्द कम होने के चक्कर में दवाइयां कम चलती हैं और साथ ही मरीज़ अपनी एक्टिविटीज़ बहुत रूटीनली और बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। नॉर्मल लाइफ जल्दी एस्टेब्लिश हो जाती है मरीज़ की। सर, pain management, like modern medicine has obviously advanced a lot, but when it comes to like pain management, usually it's a painful surgery, right? So how good is the pain management in case of cardiac surgeries? हम लोगों के लिए वो ICU में पेन मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि अगर किसी भी पेशेंट को पेन रहता है, सर्जिकल पेन जो, तो पेशेंट जो हमारे फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइजेस वगैरह हैं वो ठीक तरीके से नहीं कर पाता। तो इसलिए पेन एडिक्वेटली रिलीफ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है। तो अपार्ट फ्रॉम जो भी हम लोग इंजेक्शंस या टैबलेट्स देते हैं, आजकल कई केसेस में हम लोग एपिड्यूरल कैथेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी में एक सुई चुभा के एक ट्यूब डाल दी जाती है। जो कि प्रेगनेंसी में भी प्रेगनेंसी में epidural बिल्कुल बिल्कुल anesthesia बिल्कुल, देते हैं। और वो पेशेंट के हाथ में ही कंट्रोल रहता है और नर्सिंग के हाथ में भी रहता है, ताकि वो कंट्रोल तरीके से जब भी दर्द हो दवाई इंजेक्ट कर सके और वो पेन रिलीव हो सके। आजकल की नई तकनीकों से अगर मैं कहूँ तो आप ये समझ सकती हैं कि हम लोग एक जो बाईपास का ऑपरेशन है, कुछ कुछ सेंटर्स में बिना मरीज़ को बेहोश किए भी किया जा चुका है, जो बिना ये वेंटिलेटर क्या पे सर डाल भारत के। में अभी हुआ है, इंडिया बिल्कुल, में? भारत में भी हुआ है, जिसको हम अवेक CABG कहते हैं। इसमें मरीज़ पूरी तरीके से उठा हुआ रहता है, बातचीत करता है, बट हम लोग मल्टीपल एनेस्थीसिया टेक्निक से उसके पेन को इज पूरी इट तरीके से। एपिड्यूरल सर? एपिड्यूरल होते हैं, प्लस मल्टीपल ब्लॉक्स लगती हैं, अलग अलग Okay. नर्व्स को ब्लॉक कर दिया जाता है ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन ऑफ द सर्जरी। तो पेशेंट को कुछ नहीं पता लगता, कुछ चीरा भी लगता है तो रिकवरी में सर क्या कुछ फर्क ज्यादा देखा बेस्ट गया पार्ट है? यही होता है कि मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, वेंटिलेटर इज ऑलवेज लाइक बिल्कुल बिल्कुल, तो one step लंग down. इन्फेक्शंस वगैरह के चांसेस कम रहते बहुत हैं, कम हो जाते हैं। और ये जो फिजियोथेरेपी की मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, Yes. ये भी काफ़ी बेटर हो पाती है। ओके सर, AQI, दैट इज द टॉक ऑफ द टाउन रिसेंटली। इस AQI में मैराथन दौड़ना कितना ज़रूरी है हमारे लिए और कितना फ़ायदेमंद है? अभी की मैं बात कहूँ तो मुझे संदेह है कि हम लोग इस AQLI में बाहर कोई वर्कआउट करके खुद को ज़्यादा फ़ायदा ही कर पा रहे हैं। मुझे लगता है इस वक्त नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है। पर्टिकुलरली इन सर्दियों के मौसम में जब विंटर्स आ रहे हैं, तो जो पोल्यूशन है वो यूजली लोअर लेयर्स में ही रहता है और वो ज़्यादा हार्मफुल रहता है। समर्स में इतना जब AQLI नहीं है, तब बाहर के वर्कआउट्स, मैराथन वगैरह स्टिल ठीक हैं। इस वक्त मैं एडवाइस यही करूँगा कि जो भी वर्कआउट करना है, जो भी एक्सरसाइजेस करनी है, हम घर के साफ़ सुथरे 4 दीवारों के अंदर ही करें। सर 15 साल कार्डियक सर्जरी में काफ़ी होता है। सो एक ऐसा मोमेंट जो एज अ कार्डियक सर्जन जो आपके साथ रह गया है, एक हैप्पी मेमोरी, और उसके बाद इफ़ आप हमें बता पाए। लगभग दिसंबर के महीने में हमने एक 6 महीने की बच्ची का सर्जरी की थी, जिसमें ट्रंकस आर्टेरियोसिस करके बीमारी होती है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एनाटमी रहती है और सर्जिकल पार्ट भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है। ये बच्ची हमारे पास 54 दिन तक हॉस्पिटल में रही
और इस 54 बीच दिन लाइक ऑलमोस्ट 2 महीने। बिल्कुल, और इस बीच उसका 3 से 4 बार उसके दिल की धड़कन भी रुकी, जिसे हमने चेस्ट कंप्रेशन, जिसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में सीपीआर करते हैं, CPR वो करके फिर से रिवाइव किया। और एवरी टाइम जब भी ये चीज़ हुई तब मुझे ऐसा ही लगा कि सारी मेहनत ख़राब जाने वाली है। समहाउ वो बच्ची एक वॉरियर निकली, एक फाइटर निकली, और 54 दिन बाद वो घर वापस लौटी। तो मुझे अभी भी याद है कि उस बच्ची को लगभग हर एक नर्सिंग स्टाफ को उससे लगाव हो गया था हमारे आईसीयू के। और जब हमने उसे घर फाइनली भेजा मम्मी के साथ, तो उसको अलग से एक ड्रेस वगैरह मंगवाई गई, पहनाया गया, फ़ोटो वोटो खींची गई, वो उसके रील्स बने गए जो शायद काफ़ी हमारे नर्सिंग स्टाफ ने इंस्टा पे भी शेयर किए, और वो आज तक एक बहुत ही अच्छी मेमोरी मेरे दिमाग में बनी पड़ी है। Okay, mind me. This got me into tears. Okay, oh, this is a wonderful. तो अभी भी किसी मोमेंट पे मुझे लगता है कि मेरे फ़ोन में भी काफ़ी पिक्चर्स और वीडियोस हैं उसके। तो किसी मोमेंट पे कभी मैं खुद डिसहार्टेंड हो जाता हूँ किसी सर्जरी को लेके या किसी पेशेंट को लेके, जब वो पेशेंट कभी इम्प्रूव ना कर रहा हो, तो यही ख्याल आता है कि वो घर जा सकती है तो ये भी जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुपम हमारे साथ ये पॉडकास्ट करने का। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को यह शो पसंद आएगा, और आपको अगर कोई क्वेरीज हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट में मेंशन करें, और हम कोशिश करेंगे कि अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपके उन क्वेश्चनों का आंसर दे पाए।